आज हम दूसरे दिन आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि जियोग्राफी का अंतिम चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से लमसम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में पूछता है, कहता है कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे। यानी कि जो बाढ़ आता है, बाढ़ आने के बाद उससे क्या क्या हानि होता है उसके बारे में कहता है लिखने के लिए। जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ आने से फसल डूब जाते हैं, घर मकान सब तहस नहस हो जाते हैं, जान माल की क्षति हो जाती है, सड़क पुल पुलिया आदि टूट जाते हैं। यही चीज हम अपने नोट्स में लिखे हैं। बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होते हैं, बाढ़ से निम्नलिखित हानियां होते हैं। जैसे नंबर 1 में है, फसलें डूब जाती है। क्या होता है? फसलें डूब जाती है। फसलें डूब जाती है, भारी माल जान की हानि होती है, लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, सड़क और पुल आदि डूब या टूट जाते हैं। बाढ़ से कई प्रकार की महामारी फैलती है। यानी बाढ़ जैसी आता है, उसके साथों में बहुत सारे गंदगी, कीड़े मकोड़े, जानवर भी मरे रहते हैं, जिसके कारण उस पानी में गल जाते हैं। और उस पानी से जो भी आदमी पानी को पीते हैं, चाहे उससे जो दूषित पानी होती है, हवा के संपर्क में आ जाने से लोगों को बीमारियां भी फैल जाती है, जिससे महामारी आ जाती है, जैसे मलेरिया, हैजा, ये सब बीमारी आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय लिखे। क्वेश्चन कहता है बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय बताएं। कहने का मतलब कि अगर बाढ़ आया तो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, बचाव कैसे करेंगे, अचानक बाढ़ आ जाएगा तो उसका भी बचाव कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा है बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्न है। जैसे बांधों एवं तटबंध का निर्माण करना। अगर कहीं पे बाढ़ आने की संभावना है, अगर कहीं पर निचास जमीन है, चाहे उसका स्तर नीचा है और जल का स्तर ऊंचा है, तो उस जगह पर हमको क्या बनाना चाहिए? बाढ़ बनाना चाहिए, जिससे कि कम क्षति हो। उसके बाद बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि अगर किसी जगह पर बाढ़ आने की संभावना हो तो उस जगह को छोड़कर हमें ऊंचे स्थान की ओर बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए। उसके बाद कहता है 3 नंबर में, मकान का निर्माण नदी तट से 100 मीटर की दूरी पर करना चाहिए। यानी कि हमको बाढ़ आने वाली जगह से, नदी तट से यानी 100 मीटर की दूरी पर क्या बनाना चाहिए? घर बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए, चाहे कोई भी भवन बनाना चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर में कहता है बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेकर हमको जाना चाहिए। जैसे मान लो कि बाढ़ आया, अचानक हमको घर नहीं छोड़ देना, हमको उसके बारे में जानना चाहिए कि सही में सही बात है कि गलत बात है। यही सही बात जानकारी हमको मिलेगी तो हम उस जगह को छोड़कर हम दूसरी जगह पर चले जाएंगे जहां पर ऊंचा स्थान हो। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कहता है बाढ़ से होने वाले लाभ को लिखो। यानी बाढ़ से होने वाले लाभों को क्या करना है? लिखना है। तो बाढ़ से होने वाले लाभ को लिखे। बाढ़ से होने वाले लाभ निम्न प्रकार के हैं। जैसे बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ हो जाती है। कहने का मतलब अगर कहीं से पानी आ रहा हो, उसके साथ में जो मिट्टी बहकर या कटाव के द्वारा जो आता है, वह मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाता है। यह भी एक प्रकार का लाभ है। बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। यानी कि बाढ़ कहूं से आया, चाहे कभी भी आया, आ जाने से हमारे आस पड़ोस में जो कूड़ा कचरा गंदगी रहता है, पानी उसको बहा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जिससे हमारे आस पड़ोस या मोहल्ले की गंदगी भी क्या हो जाता है? साफ सुथरा हो जाता है और बीमारी होने का कम चांस होता है। उसके बाद इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। यानी कि बाढ़ आएगा जिसके कारण सुखाड़ नहीं होगा, क्योंकि भूमि में क्या होता है? नमी बना रहता है और इसको उपजाऊ बनाने के लिए यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन कहता है
अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन कीजिए। वर्णन करने का मतलब अभी तक हम जितना बाढ़ के बारे में पढ़े हुए हैं सभी को एक साथ जोड़ के लिख देते हैं, यही वर्णन होता है। जैसे बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है, कहता है बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है। त्रासदी कहने का मतलब महामारी, हमेशा बाढ़ आता है और कुछ ना कुछ नुकसान लेके चला जाता है, नुकसान देकर चला जाता है, जिससे हम कह सकते हैं बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है। यह एक अभिशाप की तरह है, यानी कि यह एक शराब की तरह है। जैसे पुराने जमाने में लोग कहता था कि शराब दे दिया है तो तू फलना कुछ हो जाएगा, तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा, उसी तरह से बाढ़ भी एक क्या है, अभिशाप की तरह है। जैसा कि हम जानते हैं बिहार के उत्तरी भाग में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, बिहार के उत्तरी भाग में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है और बाढ़ आने से बिहार में फसलें तबाह हो जाती है। हम अभी बिहार में बाढ़ की स्थिति का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। वर्णन में सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। तो बिहार में बाढ़ से आने से फसलें तबाह हो जाती है, बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं। बिहार में बाढ़ आने से सड़क, पुल, पुलिया, नदी आदि क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसे फिर से ठीक करने में सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर में वापस आने के बाद काफी नुकसान हो जाता है, काफी नुकसान हो जाता है। इसी बीच लोग अच्छे से काम काज भी नहीं कर पाते, जिसके कारण वे आर्थिक रूप से और भी कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी भयानक है, जो बिहार को आगे बढ़ाने में बाधक साबित होता है। यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, तो हम सीधा सिंपल से में कह सकते हैं बिहार में बाढ़ एक अभिशाप की तरह है। बिहार में बाढ़ एक भयानक रूप ले लेता है, जिससे घर, मकान और जान माल की क्षति होती है, फसलें डूब जाते हैं और उसमें जो पुल, पुलिया, नदी टूट जाते हैं, उसमें सरकार का लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, जिससे सरकार भी अपने राज्य, अपने देश का विकास नहीं कर पाते हैं। और बाढ़ आ जाने से बहुत सारा नुकसान होते हैं, जिसमें गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं, उनकी धन संपत्ति, घर, मकान आदि सब बाढ़ में डूब जाते हैं। यही क्या है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन है। अगला क्वेश्चन कहता है इसमें, अब हम बाढ़ के बारे में पढ़े हैं तो इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सुखाड़ के बारे में पढ़े। हम बाढ़ पढ़ लिए हैं, सुखाड़, ये भी VVI क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम में। कहता है यदि सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, कहता है यदि वर्षा की मात्रा में 25 डिग्री से अधिक की कमी होती है, यानी कि अगर वर्षा अगर हो रहा है उसमें 25 सेंटीमीटर से अगर कम जाता है तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं, सुखाड़ कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ का जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अतिरिक्त तथ्य है, उसको हम देखेंगे। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ कैसी आपदा है, सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसको तो मानव बना नहीं सकता है, यह तो ऊपर वाला का देन है। पानी कब बरसेगा, कब गर्मी होगा, ये सब कौन देता है, ऊपर वाला देता है। सुखाड़ भी एक कैसा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। यह आपदा धीरे धीरे आती है, सुखाड़ एकाएक नहीं आता है, यह धीरे धीरे आता है। दूसरा कहता है सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी होती है, यानी सुखाड़ का सबसे महत्वपूर्ण कारक है वर्षा की कमी होना। उसके बाद है दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित रहता है, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रसित है। बिहार का 16% क्षेत्र सुखाड़ से प्रभावित रहता है, बिहार का 16% सुखाड़ से प्रभावित रहता है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, बिहार का कौन सा भाग बाढ़ग्रस्त है, अब बिहार का कौन सा भाग सुखाड़ग्रस्त है, तो आपको बोलना होगा बिहार में उत्तरी बिहार जो होगा वो बाढ़ग्रस्त है और जो दक्षिणी बिहार होगा वह सुखाड़ग्रस्त है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुखाड़ के कारण होने वाली हानियां को लिखेंगे। सुखाड़ के होने वाली हानियां को लिखेंगे।
तो सुखाड़ से निम्न हानियां हो सकती है, यानी कि अगर सुखाड़ आएगा तो उससे निम्न हानियां हो सकती है, जैसे फसल नहीं उगेगा तो देश में भूखमरी हो जाता है, और उसके बावजूद किसान की स्थिति बहुत खराब हो जाता है। ये सब क्या है, हानियां हैं। हम चलते हैं इसमें अपने नंबर 1 में, भारी मात्रा में फसल का नष्ट हो जाता है। हम कहे भी सुखाड़ आ जाने से किसान की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और किसान जो भी निर्भर होता है वह कृषि पर निर्भर होता है, और कृषि ही खत्म हो जाएगा, किसान का फसल ही नष्ट हो जाएगा, तो हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, आस पड़ोस में खाने की किल्लत पड़ जाएगी। उसी में दूसरा है जान माल की क्षति होना। सुखाड़ आएगा तो सही बात है, सुखाड़ आ जाने से नदी तालाब सूख जाते हैं, जिससे पक्षी, जानवर, मवेशी, आदमी सब क्या हो जाते हैं, मृत्यु के कगार पर आ जाते हैं पानी की कमी के कारण। उसके बाद आता है फसल उपज कम होने के कारण महंगाई बढ़ जाती है। ये भी बात सही है कि अगर सुखाड़ होगा तो इसमें जो फसल होगा, फसल कम होगा तो महंगाई क्या होगी, आसमान छूने लगती है, महंगाई भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला चौथा नंबर है, किसानों की आर्थिक स्थिति क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती है। सुखाड़ आ जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। यानी कि जिस तरह से हम बाढ़ का वर्णन किए हैं उसी तरह से हम लोग को सुखाड़ का भी वर्णन करना पड़ेगा। वर्णन का मतलब जितना भी जो हम पढ़े हैं उस सबको एक साथ जोड़ के लिख देते हैं, उसी को कहते हैं वर्णन। बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफी भयानक है। कहता है कि बिहार में अगर सुखाड़ आ जाता है तो यह एक भयानक रूप ले लेता है, जिसमें दक्षिण बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है। दक्षिण बिहार किससे ग्रस्त है, सुखाड़ से ग्रस्त है। सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों में समय पर फसलें उपज नहीं पाती है। कहने का मतलब अगर बिहार में सुखाड़ आया, वो भी कब, दक्षिणी बिहार में, दक्षिण बिहार में जैसे ही सुखाड़ आया तो वहां पर फसलें नष्ट हो जाती है। उसके बाद वहां किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। बिहार के कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कैसा राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। यदि यहाँ समय पर फसलें नहीं उपजेगी तो आर्थिक स्थिति पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सुखाड़ बिहार के लिए एक अभिशाप है, इसलिए बिहार सुखाड़ के लिए अभिशाप है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, हम कहते हैं पृथ्वी के तहों में होने वाले कंपन को, पृथ्वी के तहों में, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के तहों में क्या होता है, कंपन होता है। कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ऐसे तहों में छोटे छोटे चट्टान होते हैं, ऐसे तहों में छोटे छोटे चट्टान होते हैं जिन्हें खिसकने से कंपन उत्पन्न होती है, और वह कंपन हमको पता चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के तहों में होने वाली कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ऐसे तहों में पाई जाने वाली चट्टानें को खिसकने के कारण जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। दूसरा इसी में अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। भूकंप केंद्र किसे कहते हैं, जहां भूकंपीय तरंग का जन्म होता है, जहां पर भूकंपीय तरंग का जन्म होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहां भूकंपीय तरंगों का जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन है, अभिकेंद्र किसे कहते हैं। अभी भूकंप का केंद्र पढ़ लिए हैं तो उसमें अब पढ़ेंगे भूकंप का अभिकेंद्र किसे कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। यानी पृथ्वी पर वह बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुमान लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं। पृथ्वी पर पहला बिंदु या जहां पहला अनुमान लगाया जाता है उसी को अभिकेंद्र कहा जाता है।
भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं, अथवा यानी और करके लिखा हुआ है, पृथ्वी पर वह बिंदु जहां भूकंप का पहला अनुभव या अनुमान लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र कहलाता है। इतना में किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अब कहता है भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। अब भूकंप तो हो गया, भूकंप अब 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तीसरा होता है तृतीयक तरंग। प्राथमिक तरंग को हम P से सूचित करते हैं। प्राथमिक तरंग को हम किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। प्राथमिक तरंग कहता है यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है। प्राथमिक तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है और इसकी गति बहुत अधिक होता है। इसकी गति बहुत अधिक होता है, यह सबसे कम खतरनाक होता है। जिसका गति सबसे ज्यादा होता है, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पहले पहुंचता है, उसका गति भी अधिक होता है और वह कम खतरनाक होता है। कहता है यह सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचती है, इसका गति सबसे अधिक होता है और यह सबसे कम खतरनाक होता है। द्वितीयक तरंग कहता है यह पृथ्वी की सतह तक देर से पहुंचती है, यानी कुछ समय बाद पहुंचती है। द्वितीयक तरंग पृथ्वी पर बहुत देर से यानी कि उसके बाद पहुंचती है, कम समय में, और इसकी गति पी तरंग यानी कि प्राथमिक तरंग से कम होता है। द्वितीयक तरंग का गति प्राथमिक तरंग से कम होता है और यह प्रथम तरंग से यानी कि प्राथमिक तरंग से ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद दीर्घ तरंग या तृतीयक तरंग कहलाता है। दीर्घ तरंग या तृतीयक तरंग कहलाता है यह पृथ्वी पर अंत में पहुंचती है, यानी कि यह पृथ्वी पर अंत में पहुंचती है और इसकी गति भी क्या होता है, कम होता है, और यह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यानी प्राथमिक तरंग में, द्वितीयक तरंग में, यह तृतीय तरंग क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक से भी क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यानी यह सबसे अंत में पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और इसकी गति सबसे कम होती है, लेकिन यह सबसे अधिक खतरनाक होता है। हम पढ़े प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तीसरा होता है दीर्घ तरंग। प्राथमिक तरंग क्या होता है, यहाँ पर भूकंप जो होता है उसका कंपन सबसे ज्यादा पहले आता है और इसका गति सबसे ज्यादा होता है और यह कम खतरनाक होता है। दूसरा कहता है यह प्रथम तरंग से उसकी जो गति होता है, उसका अनुमान होता है, वह पृथ्वी पर कम समय के बाद आता है, यानी प्रथम तरंग के कम समय के बाद होता है और इसका गति भी कम होता है, यह प्रथम तरंग से ज्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद कहता है दीर्घ तरंग, यह पृथ्वी के बाद में पहुंचता है, इसका जो गति होता है, तरंग जो होता है, वह प्रथम द्वितीय के बाद पहुंचता है और इसके कारण इसकी गति कम होती है और कम होने के कारण यह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जिसको हम कहें भूकंप का तरंग। तीनों हम डिफिनीशन को लिख दिए हैं और बता दिए हैं। अगर हम अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय लिखे। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप बताइए भूकंप के किन्हीं 2 उपाय को बताइए कि किस तरीके से हम भूकंप के कंपन को कम कर सकते हैं। तो भूकंप को कम करने के लिए भवनों का आकार आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। भूकंप का जो आयताकार हमको घर बनाना चाहिए, जैसे कि हमको घर बनाना चाहिए जहां पर लगातार भूकंप आता है, उस जगह में घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए आयताकार बनाना चाहिए और उस घर का नक्शा कैसा होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। उसके बाद कहता है लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए, मान लीजिए कि अगर हम घर बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं और भूकंप उधर ज्यादा आ रहा है, तो उस जगह में हमको कंक्रीट का यानी कि 4 दीवारी का जो 4 को कोना होता है, उस कोना को हमको कंक्रीट से बनाना चाहिए और उस कंक्रीट का जो कोना होगा उसको ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, जाकि कहीं भूकंप आए तो हमारा घर न गिर जाए और उसमें जान माल की क्षति न हो। इसलिए सहारा देने के लिए ईंट पत्थर या कंक्रीट का कॉर्नर मजबूत होना चाहिए, यानी कि हमारे जो घर का 4 दीवारी का कोना होता है उसको मजबूत करना चाहिए। भारत के 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, यानी कि भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांट दिए गए हैं। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी, ये VVI क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है।
कहेगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सिस्मोग्राफी से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। सबसे खतरनाक 5वें जोन को माना जाता है। जो बिहार में 5 गो जोन भूकंपीय जोन बनाया गया है, लेकिन 5वां जोन जो है उसको सबसे खतरनाक जोन माना गया है। 5वें जोन में कच्छ यानी गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, असम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। यानी कि 5वां जो क्षेत्र है भूकंपीय जोन का, उसको सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। उस जोन का नाम है कच्छ यानी गुजरात में है, जम्मू कश्मीर को माना गया है, दूसरा हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड, कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र और असम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र जो होता है, यह 5 जो क्षेत्र होता है सबसे भूकंप सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में आता है। इसलिए भारत का जो 5वां क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र कहलाता है। अगला, भारत में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। बिहार में विनाशकारी भूकंप 15 जनवरी 1934 ईस्वी में आया। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया, तो आप बता सकते हैं 15 जनवरी 1934 ईस्वी में आया। सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है, सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुनामी किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुनामी किसे कहते हैं। कहने का मतलब समुद्र की तह में कंपन होने के कारण, समुद्र की तह में कंपन होने के कारण समुद्र का जल ऊंचा उठना ही सुनामी कहलाता है। यानी कि समुद्र के तहों में जैसे ही कंपन होगा और कंपन होने के बाद समुद्र का जल ऊंचा उठता है, और वही ऊंचा उठता है जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, सुनामी नाम दे देते हैं। और सुनामी जापान भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानीज यानी जैपनीज भाषा का शब्द है। कहता है यह समुद्र संबंधित है, समुद्र भूकंप को ही सुनामी कहा जाता है। कहता है समुद्र से संबंधित, यानी कि भूकंप जो है समुद्र से संबंधित है, इसलिए समुद्री भूकंप को सुनामी कहते हैं। समुद्री भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी कहा जाता है। अगला हम पढ़ेंगे भूस्खलन। ये VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ऐसे भूकंप भी VVI क्वेश्चन है, लेकिन भूस्खलन भी क्या है, VVI है। भूस्खलन किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमारा है भूस्खलन किसे कहते हैं। कहने का मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ खिसक कर गिर जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ खसक कर गिर जाता है, और यह एक प्राकृतिक आपदा है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ खसक कर गिर जाना ही क्या कहलाता है, भूस्खलन कहलाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ खसक कर गिर जाना भूस्खलन कहलाता है। और भूस्खलन एक कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। कोई मनुष्य तो जाके उस पहाड़ को तो खिसका कर गिरा नहीं सकता, यह प्राकृतिक का है। प्राकृतिक में अगर घटना जो घटेगी उसी में, जैसे पहाड़ भी कभी कभी खिसक कर गिर जाते हैं, चाहे धंस जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद कहा जाता है हिमस्खलन किसे कहते हैं। हिमस्खलन किसे कहते हैं, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ। बर्फ के पहाड़ों को पिघलने से, बर्फ के पहाड़ों को पिघलने से, या बर्फ के पहाड़ों को पिघलने से, जो भी बर्फ के पहाड़ों को खिसलने से या अपने स्थान से क्या हो जाता है, हट जाता है, चाहे पिघल जाता है, इसको भी क्या कहते हैं, हिमस्खलन कहते हैं। कहने का मतलब बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के चट्टानों को अपने स्थान से खिसक कर गिरना हिमस्खलन कहलाता है। यानी कि बर्फ का जो चट्टान होगा वो अपने स्थान से खसक कर गिर जाए, चाहे अधिक मात्रा में गर्मी पड़ने के कारण वह पिघल के गिर जाता है, जिसको हम कहते हैं हिमस्खलन, यानी कि बर्फ का पिघलना। और बर्फ का पिघलना भी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। ये भी एक VVI क्वेश्चन है 10th के लिए। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं। कहता है वर्षा का जल भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं, यानी उसको इकट्ठा करते हैं, उसी को कहा जाता है वर्षा का जल संग्रहण। कहने का मतलब वर्षा जल को भविष्य में उपयोग के लिए अच्छे तरीके से
एकत्र करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। दोस्त सुन लो, कहने का मतलब वर्षा जल संग्रहण यानी कि जो वर्षा का पानी है उसको कहीं एक स्थान पर इकट्ठा करना, उसी को वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी कि वर्षा जल को भविष्य में उपयोग के लिए अच्छे तरीके से एकत्रित कर वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन है अगला, सुनामी के बचने का उपाय लिखे। कहता है कि आप जो सुनामी पर है उस सुनामी के बचने का कोई 2 उपाय लिखे। तो सुनामी से बचने के निम्न उपाय है। पहला, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर घर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुनामी आने वाली हो और सुनामी वाले जैसे समुद्र के बगल में हम घर बना लिए, तो जैसे ही समुद्र में जल स्तर उठेगा तो सुनामी का रूप ले लेगा और उसके अगल बगल में घर है उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। इसलिए हमको समुद्र तल से ऊंची स्थान पर क्या बनाना चाहिए था, घर बनाना चाहिए था। उसके बाद कहता है समुद्र तट पर मैंग्रोव्स वन लगाना चाहिए। मैंग्रोव्स वन क्या होता है, यह एक लच्छेदार वन होता है जो भी उस पर घर के आगे लगाते हैं। मान लो कि सुनामी आया तो जैसी सुनामी अगर घर की ओर बढ़ रहा है तो घर के सामने मैंग्रोव्स वन लगाए रहते हैं, वो क्या करता है, सुनामी को अपने ऊपर ले लेता है जिससे घर की दीवारें सुरक्षित रहती है। इसलिए मैंग्रोव्स वन का वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा कहता है लोगों को समुद्र तट पर जाने से चेतावनी देना चाहिए। कहने का मतलब लोगों को समुद्र तट से जाने की चेतावनी देना चाहिए, यानी कि उधर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बार बार समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। इसलिए उसको भारत के विनाशकारी चक्रवात 29 अक्टूबर 1999 में आया। भारत के विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया। भारत की प्रमुख सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी में आया। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% हिस्से में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। भूकंप के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, यानी कि भूकंप के अंदर का जो तापमान होता है वह 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। भारत के 16 राज्यों के 16% भाग सूखे से प्रभावित है, यानी कि भारत का 16% जो राज्य है वह सुखारग्रस्त है। 16% राज्य में जैसे मान लीजिए आप राजस्थान हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, दिल्ली में तो पानी आता ही रहता है, सॉरी। उसके बाद राजस्थान से उधर चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में ही सूखाग्रस्त रहता है, ठीक है। भारत के 56% भूभाग भूकंप से प्रभावित है, यानी भारत का 56% भूभाग क्या है, भूकंप से प्रभावित है। अब हम लोग का क्वेश्चन है 23 नंबर, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए उपाय को लिखे। कहता है कि अगर बाढ़ आया होगा और उसे जो क्षति होने वाली है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसको हम बचा सकते हैं। तो कहता है बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है जिससे अत्यधिक जान और माल की क्षति होती है। बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के लिए निम्न उपाय हो सकते हैं, जैसे नदी किनारे पर एवं नदी की ओर ढलान पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। कहता है कि बाढ़ अगर आ गया होगा, अगर बाढ़ से हमको जो नुकसान होने वाले हैं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो पहली बात है नदी के किनारे हमको घर नहीं बनाना चाहिए, और उसके बाद नदी तट से कम 250 मीटर दूर बनाना चाहिए। यानी कि हमको अगर मकान भी बनाना चाहिए तो नदी से कितना 250 मीटर की दूरी पर हमको मकान बनाना चाहिए। इससे हम क्या, बाढ़ से हम जो क्षति होने वाली होगा, नुकसान होने वाला होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब कहता है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। कहता है सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी को बनाए रखने में आप क्या करेंगे। तो सुखाड़ जैसी है, अब मान लीजिए कि बाढ़ आ गया हो और उस जगह हमेशा सुखाड़ की स्थिति बना रहता है, तो उस जगह नमी बनाने के लिए हम उसको घास उसका पौधा लगा देते हैं, जिससे क्या होगा, सुखाड़ स्थिति कम जाएगा और नमी की स्थिति बना रहे। घास का आवरण रहने देना चाहिए, यानी उस जगह पर क्या लगा देना चाहिए, घास लगा देने से क्या होगा, उस जगह नमी बना रहेगा। उस जगह क्या बना रहेगा, नमी बना रहेगा। दूसरा कहता है खेतों की गहराई जुताई की जानी चाहिए। जैसे
अभी हम लोग के गांव खेती में कल्टीवेटर जो होता है, फारा से पहले खेत जोताता था, जिससे क्या होता था, नमी बनाए रखता था। अभी फारा ऊपरे ऊपरे जोत देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेरा सूखा हुआ भाग और सूख जाता है। ठीक है, इसलिए फारा का उपयोग करना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन का भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि कहने का मतलब आकस्मिक आपदा प्रबंधन क्या है। पहले हम बता देते हैं आकस्मिक आपदा क्या होता है। आकस्मिक का मतलब प्राकृतिक में अचानक से जो घटना घटती है उसको कहते हैं आकस्मिक आपदा प्रबंधन। यानी कि पृथ्वी पर जो भी अचानक घटना घटती है, चाहे कहूं भी अचानक जो घटना घटती है, जैसे बिजली का गिरना, बादल का फटना, अचानक भूकंप आना, फैक्ट्रियों में आग लग जाना, ये सब कैसी घटना, अचानक घटना। और वैसी अचानक घटना में स्थानीय लोगों की क्या भूमिका है उसके बारे में हमको क्या करना है, बताना है। तो हम बताते हैं आकस्मिक आपदा प्रबंधन जैसे संकट या सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर दोनों प्रकार के, यानी कि कहूं भी अचानक घटना घटे वहां पर सरकारी और गैर सरकारी दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोनों लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गैर सरकारी स्तर पर यानी सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं। सरकारी कहने का मतलब जो सरकार के द्वारा जो राहत पहुंचाता है उसको सरकारी, और गैर सरकारी कहने का मतलब जो गांवों के लोगों के द्वारा, चाहे शहरों के लोगों के द्वारा, जो निजी संस्थानों के द्वारा जो राहत सामग्री जो दिया जाता है उसको गैर सरकारी कहा जाता है। और परंतु इसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आकस्मिक प्रबंधन में, आपदा में कहीं भी अचानक कोई काम या कोई घटना घटती है उसमें स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सरकारी लोगों को फोन करने पर तब वो आते हैं, ताले निजी व्यक्ति उस काम को क्या किए रहते हैं, अंजाम को दे देते हैं, उसको राहत सामग्री तक पहुंचा देते हैं, चाहे निजी अस्पतालों तक ले जाते हैं घटना घटने के बावजूद में। महत्वपूर्ण होती है राहत शिविर का निर्माण, उपचार सामग्री की व्यवस्था, प्राथमिक डॉक्टर की व्यवस्था, एम्बुलेंस एवं अग्निशमन की व्यवस्था आदि प्रमुख कार्य स्थानीय प्रशासन के होते हैं। कहने का मतलब आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है हम बता दिए हैं। वैसी घटना जो प्राकृतिक में अचानक से घटना घटती है उसको आकस्मिक आपदा प्रबंधन कहते हैं। इसमें स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि स्थानीय लोगों के कारण ही वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, स्थानीय लोग ही राहत सामग्री वहां पर दिलाते हैं और उनको उपचार के लिए उत्तम व्यवस्था दी जाती है, और ऐसे बहुत सारी कार्य स्थानीय लोगों का है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय लिखे। भूस्खलन यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ को खिसक कर गिरने से जो आपदाएं या मुसीबत उत्पन्न होती है उसी को ना भूस्खलन कहते हैं। तो उसी जगह पर नहीं जाने के लिए, यानी कि उस जगह पर हमको कैसे बचाव करना है, उस जगह को कैसे सुरक्षित करना है, उस जगह पर कैसे हम लोगों को बात करें कि वहां तक वो ना जाए, इसके बारे में उपाय देने के लिए कहा है। तो हम कह सकते हैं ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि जहां पर ढलान हो, ढलान वाले जमीन पर घर मकान नहीं बनाना चाहिए, इससे भी हम बच सकते हैं। दूसरा कहता है जिन क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है वहां पर लोगों को जाने से क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए। जहां पर भूस्खलन हो सकता है वहां जाने से लोगों को मना करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप क्या है, यानी भूकंप क्या है, इसके बचाव के लिए 4 उपाय लिखे। भूकंप क्या है, इसको बचाव के लिए 4 उपाय लिखे। कहता है पृथ्वी के परतों में, यानी पृथ्वी के तहों में होने वाले कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के तहों में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। और तहों के नीचे में छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, जिन पहाड़ को खिसकने से जो कंपन उत्पन्न होता है उसी को भूकंप कहते हैं। तो हम बता दिए थे भूकंप से बचाव के 4 उपाय। पहले भूकंप का डिफिनेशन बता दिए थे, यानी कि पृथ्वी के परतों में होने वाली कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप से बचाव के निम्नलिखित
उपाय है भूकंप रोधी मकान का निर्माण करके। कहने का मतलब कि अगर जहां पर भूकंप आता हो उस जगह पर भूकंप रोधी मकान का निर्माण करके, जैसे कि वहां पर लकड़ी का मकान बनाना चाहिए था। उसके बाद कहता है मकान छोटे एवं आयताकार बनाकर, यानी कि जो मकान का डिजाइन होगा वह कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। उसके बाद कहता है भूकंप नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग केंद्रों की स्थापना करके, यानी कि जहां पर भूकंप आता हो वहां पर भूकंप यंत्र यानी भूकंप को नियंत्रण करने के लिए उसका जो सामग्री होता है वैसे मकान का स्थापना करके या बना करके। ठीक, उसके बाद कहता है लोगों को भूकंप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देना चाहिए, यानी कि जिस जगह पर भूकंप आता होगा उस जगह पर उस मॉनिटरिंग की स्थापना करना चाहिए और लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देना चाहिए कि इस जगह पर भूकंप आती है, उस जगह पर मकान भी छोटे मोटे बनाना चाहिए और उसका डिजाइन जो होगा आयताकार होना चाहिए था। उसके बाद कहता है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जीवन रक्षक यानी कि जो जान बचाने वाला होगा जीवन रक्षक, आकस्मिक यानी कि जो अचानक से घटना घटने वाली होगा उससे हमको कैसे बचाव करना है, यही इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को, यानी कि आपदा के आने से पहले प्रभावित यानी लोगों को क्या करना चाहिए, आपदा से बचाने का उद्देश्य किए जाने वाला कार्य को जीवन रक्षक या आकस्मिक प्रबंधन कहते हैं। यानी कि आपदा के प्रारंभ होते ही जो प्राथमिक कार्य होते हैं जिसे लोगों को बताना चाहिए कि आपदा के समय फलना फलना काम करना चाहिए, ऐसे ऐसे काम करना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, आदमी और मनुष्य जीव जंतु सभी का क्या कर सकते हैं, जान को बचा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक कहते हैं। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु यानी कि आम लोगों को जो भी सहायता या सामग्री की जरूरत होगा उसको क्या करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। आम लोगों को एकजुटता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी कि जीवन रक्षक में लोगों को समाजों को एकजुट होने को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे क्या होता है, बड़ी बड़ी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी की जीवन की रक्षा कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जीवन रक्षक कहते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि पंजाब में बाढ़ आया था, बाढ़ आने से पूरा पंजाब दह गया था, तहस नहस हो गया था, तो उसका जो पूर्ति करने वाला था, उसका जो मेन मकसद था रोटी कपड़ा मकान, उसको कौन, एक आदमी दूसरे आदमी ने मदद किया तभी तो उसकी जान बची। अगर एक आदमी दूसरे आदमी की मदद नहीं करता तो उसकी जान नहीं बचती थी। जैसे जब पंजाब से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, बिहार से सभी लोग अपना कुछ न कुछ योगदान दिए और उस योगदान के बदौलत वहां के लोगों का भूख मिटा। ऐसे पंजाब भी लोगों का क्या करते हैं, भूख मिटाते हैं अनाज उनाज देकर। उसके बाद आता है सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का प्रमुख कारण लिखिए। कहने का मतलब जो भी हमारा संचार व्यवस्था है वह कैसे बाधित हो जाता है, तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी अचानक तेज आंधी तूफान आने के कारण केबल टावर टूट जाते हैं, टावर का गिर जाना, ये सब क्या है, इससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। इसमें देखेंगे केबल तार का टूट जाना, बिजली आपूर्ति का बाधित हो जाना, यानी कि अगर तेज आंधी तूफान आती है तो बिजली का तार क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे लाइन नहीं आती है। ये भी क्या है, एक प्रकार का संचार व्यवस्था है, इससे भी क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। और उसके बाद संचार भवनों का ध्वस्त हो जाना, मान लो कि कहूं अचानक बाढ़ आ जाता है और वह वहां जो संचार भवन लगा हुआ वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, चाहे ध्वस्त हो जाता है, जमीन के नीचे ढह जाता है, बैठ जाता है, ये क्या हो जाता है, संचार व्यवस्था इससे बाधित हो जाता है। उसके बाद संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना, जो संचार यंत्र लगा होता है आंधी तूफान में वह उजड़ कर भाग जाते हैं, उड़ कर भाग जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, इससे भी संचार व्यवस्था क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। उसके बाद इसमें ही क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन का, इसी में अगला 4 नंबर पॉइंट है, कहता ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। ट्रांसमिशन तार क्या होता है, यह एक प्रकार का बिजली वाला जो तार होता है जहां से बिजली उत्पन्न होकर सब स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचती है। उस ट्रांसमिशन तार को टूट जाना या बाधित या क्षतिग्रस्त पहुंच जाता है
तेज आंधी तूफान से, जिससे क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, लाइन नहीं आ पाता है, बिजली नहीं आ पाती है, इसी को ट्रांसमिशन कहते हैं। अगला इसमें कहा जाता है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? सुदूर संवेदी उपग्रह क्या है? यह उपग्रह एक अंतरिक्ष में स्थापित किया उपग्रह है, जो कि हमारे वैज्ञानिक के द्वारा यह उपग्रह बनाया जाता है। इसमें सामाजिक कार्यों के लिए बनाया जाता है और मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया एक उपग्रह है जो संचार की यह विधि सामाजिक विश्वसनीयता तथा वैज्ञानिक है। यह सुदूर संवेदी उपग्रह है, यह हमारे वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। इसको अंतरिक्ष में सैटेलाइट के द्वारा स्थापित कर दिए हैं और इससे जो हमको जानकारी प्राप्त होती है यह सामाजिक के लिए भी होता है, वैज्ञानिक के लिए भी होता है और विश्वसनीयता भी होता है, और इस पर हम लोग विश्वास भी करते हैं। इसी के माध्यम से हमको पता चलता है आज वर्षा होने वाली है, आज ज्यादा गर्मी होगा, तापमान कितना रहेगा, इससे हमको सुदूर संवेदी ग्रह से प्राप्त होता है। और इसका उपयोग दूरदर्शन, पहले हम बता दिए थे कि मौसम विभाग में भी किया जाता है, मौसम विभाग हो गया, आपदा संबंधित चेतावनी तथा संसाधनों को खोज के लिए किया जाता है, संसाधनों के लिए खोज के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन VVI हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है, कोसी नदी में प्रत्येक वर्ष भयानक बाढ़ आती है और उत्तरी बिहार, जिससे उत्तरी बिहार में अपार जान माल की हानि होती है। कहने का मतलब बिहार का शोक कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता है, बाढ़ आ जाने से यहाँ जान माल की क्षति होती है, घर मकान सब डूब जाते हैं, घर मकान सब डूब जाते हैं, किसानों की फसलें भी तहस नहस हो जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और बेघर हो जाने के साथ साथ गरीब मजदूर जो होते हैं जिनका घर टूट जाता है, डूब जाता है, उसको उभरने में 10-15 साल और लग जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी आय का स्रोत नहीं खोज पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है उपग्रह संचार प्रणाली से क्या अभिप्राय है? कहता है उपग्रह संचार प्रणाली से आप क्या है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह है, उसी का एक भाग है उपग्रह संचार प्रणाली। वैसा संचार प्रणाली जिसकी सहायता से हमको सूचना प्राप्त होता है, जिसे हम किसी सहायता से एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, उसी को कहते हैं उपग्रह संचार प्रणाली। यह भी हमारे वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया यह एक यंत्र होता है, सैटेलाइट होता है, जिसको हम अंतरिक्ष में उसको स्थापित कर देते हैं। जैसे उत्तर में लिखा हुआ है उपग्रह संचार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थापित कर दिया जाता है। यानी कि पहले बता दिया कि इसको उपग्रह को अगर हम बना के धरती पर रखेंगे नहीं, इसको अंतरिक्ष में रखेंगे। अंतरिक्ष में रखने के बाद हम अपने देश में क्या गतिविधियां चल रही है, इस सब के संबंधित जो जानकारी प्राप्त होता है, यह हमको उपग्रह संचार प्रणाली के द्वारा प्राप्त होता है। जिसके बाद पृथ्वी पर रहने वाले लोग वहां से पृथ्वी की जानकारी को प्राप्त करते हैं कि वहां क्या क्या घटना घट रही है, क्या है नहीं है, जिससे हम किससे प्राप्त करते हैं? उपग्रह संचार प्रणाली से प्राप्त करते हैं। आज मेरा क्लास द एंड हुआ। इस क्लास में अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर उस डाउट को बता दीजिएगा और उस डाउट को हम पूर्ण रूप से जानकारी देने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।